नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने परिवार एंट्रेंस क्लिक पर। और आज के इस वीडियो में समझेंगे जो CHS 2025-26 के लिए जो फॉर्म आया हुआ है, तो उसमें जो है अभी तो फॉर्म का नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो इन सारे पहलुओं पर समझेंगे कि उसमें जो है आप लोगों का फॉर्म आ गया है तो कब से फॉर्म का जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे फॉर्म भरेंगे। मैं जब फॉर्म का जो लिंक ओपन हो जाएगा तो आपको मैं एक वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा कि उसमें कैसे कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है ये भी देखेंगे, कुल कितने सीट है और सीट में भी बदलाव हुआ है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार अच्छा खासा सीट देखने को मिल रहा है। इसके एवज में मैंने वीडियो भी बनाया था कि अब मैंने बताया भी था कि कहाँ पर इसमें गलतियाँ हो रही हैं। चलिए आगे देखेंगे तो बताऊंगा कि मैं इसके लिए वीडियो बनाया था। इस बार सीट जो है बढ़ी हुई है, हालांकि क्रेडिट लेने का काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पहली बार जो है वीडियो इस बारे में मैंने बनाया था, आप लोग देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो देख लेंगे कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसके, किस दिन फॉर्म आएगा, किस दिन क्या होगा। तो पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद जो है एग्जामिनेशन की टेंशन जो है बाद में है। फॉर्म अच्छे तरीके से फिल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्शन भी होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्या कह रहा है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म जो होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप लोगों का 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो कि पिछली बार भी 20 फरवरी से ही स्टार्ट हुआ था। बात समझ में आ गया। 20 फरवरी से स्टार्ट होगा और आपको 1 महीने तक का समय मिलेगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपको फॉर्म भरवा लेना है। न शुरुआत में ज़्यादा आप लोगों को पैनिक होना है और न लास्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 20 फरवरी को है तो 20 को ही डलवाएंगे। उस दिन कभी कभी क्या होता है कि साइट जो होता है वो डाउन चलने लगता है, वो किसी भी चीज़ का हो। तो ध्यान रखना है कि आपको इसके बीच में ही जाकर के फॉर्म फिलअप करवा लेना है। अगर मान लो कि आपके फॉर्म में कोई गलतियां हो जाती हैं, बात समझ में आ गया, कोई फॉर्म में गलती हो गया तो उसको सुधार करवाना है, तो उसके लिए करेक्शन विंडो खुलेगा आप लोगों का 21 से 27 मार्च। इसमें आप लोगों को 6 दिन का समय मिलेगा। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाता है, जैसे नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, पापा का नाम में हो गया, डेट ऑफ बर्थ में हो गया, या किसी प्रकार का अगर एरर हो गया, आपके एड्रेस में हो गया, तो उसमें जाकर आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं। करेक्शन विंडो जो है 21 से 27 मार्च तक खुला रहेगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए भी दे दिया है कि 11 अप्रैल से मार्च में आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा और 11 अप्रैल को, ठीक है, आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जो जारी होगा, जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा, वो आपको मान के चलना है, 99% मान के चलना है कि आप लोगों का एग्जाम जो होगा बनारस में होगा, ठीक है। बनारस में ही आपका एग्जाम होना है। अब भले इधर उधर थोड़ा सेंटर दे दे, लेकिन बनारस में ही होना है एकदम 100%। आर्ट्स के लिए सबसे पहले डेट दिया है क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए। 11th में 4 स्ट्रीम्स होते हैं। क्लास 6 के लिए इस बार भी नहीं दिया है एग्जामिनेशन का प्रोसेस। तो मैं कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक बच्चे इस फॉर्म को न भरें, क्योंकि इसका फॉर्म का जो फी है वो भी महंगा ही है। बात समझ में आ गई, महंगा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना इस फॉर्म को फिलअप न करें, क्योंकि ई लॉटरी में कोई पारदर्शिता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्ट्स का 7 मई को, और एग्जामिनेशन जो होगा 2 घंटे का ही होगा सबका, 8 से 10, यानी कि सुबह के ही समय में आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। कॉमर्स के लिए 8 मई को, बायोलॉजी के लिए 9 मई को, मैथ्स के लिए 10 मई को, और क्लास 9th के लिए जितने भी होंगे 11 मई को आप लोगों का एग्जामिनेशन हो जाना है। अब इसमें जब एग्जामिनेशन हो जाता है तो मैंने बताया था कि इसमें कट ऑफ आता है। एक बार कट ऑफ जो होता है फाइनल आता है और एक बार प्रोविजनल आता है। तो प्रोविजनल जो आंसर की आएगा, आंसर की क्या होता है वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आपने जो पेपर किया है वो पेपर अपने घर पे लेकर जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो जो रंगे हैं उसमें गोल गोल किए हैं, वही आप लोगों को ऑनलाइन आएगा कि आपने, मान लो कि क्वेश्चन नंबर पहला है, उसमें 4 ऑप्शन है ABCD, है ना। तो कोई कोई इसमें बी को क्लिक करके आया है, बी को रंग के आया है, तो प्रोविजनल आंसर की में बताएगा कि नहीं इसका आंसर डी होगा, तो ये मान चलना कि आपका गलत हो गया। अगर बी किए हैं, डी किए हैं तो आपका सही होगा। ये आंसर की होता है, मिलाने के लिए आएगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। बात समझ में आ गई। अब जब प्रोविजनल आएगा, जब प्रोविजनल आंसर की आएगा, तो आपको लग सकता है, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसा होता है कि क्वेश्चन गलत रहता है 1-2 ठो, ठीक है, या वहां पर जो है कोई क्वेश्चन गलत दे दिया है और उसका आंसर वो दे दिया है प्रोविजनल आंसर की में,
अगर उस पर आप चैलेंज करना चाहते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन का जो मैंने आंसर दिया है वो सही है, आपका आंसर गलत है, बोर्ड का गलत है, तो उस पर चैलेंज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन के लिए चैलेंज करने के लिए 100 रुपये फी लगेगा, ठीक है। और इसके लिए 21 और 22 मई 2 दिन का समय दिया है, आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कैसे करते हैं वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए। मैं सारा अपडेट आप लोगों को बारी बारी से देते रहूंगा। बाकी आप लोग फॉर्म फिलअप करके अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कोई भी अपडेट नहीं छूटेगा। बात समझ में आ गई? ये तो प्रोविजनल था, आपने फिर उसके बाद क्या किया, चैलेंज कर दिया क्वेश्चन को। उसके बाद अब जो फाइनल आंसर किया आएगा वो 25 मई को होगा। जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा, उसको मानना ही है, ठीक है। अब कह रहा है कि टेंटेटिव ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन 5 जून को इसका, अब ये भी टेंटेटिव दिया है। टेंटेटिव मतलब होता है संभवतः 5 जून को आ जाए। अगर 5 जून को नहीं आता है तो 2-4 दिन के अगल बगल में आ जाता है। ये मान कर चलना है कि 5 जून को आपका टेंटेटिव दिया है, फिर भी 2-4 दिन आगे पीछे आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा तो ये काउंसलिंग का है, तो काउंसलिंग पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी काउंसलिंग तक नहीं पहुंचना है, अभी आपको एग्जाम देना है। वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा कि काउंसलिंग कैसे होता है और उस समय डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रेडी करके जाने हैं। फिर ये अगर काउंसलिंग हो जाता है तो ये वेटिंग लिस्ट का है, वेटिंग लिस्ट भी बाद में आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 9th के लिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। क्लास 9th और क्लास 11th के लिए ही होना है, क्लास 6 के लिए तो लॉटरी सिस्टम है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि लॉटरी सिस्टम में आप लोगों को 100 बच्चों का ही होना है, तो ज़्यादा फॉर्म फिलअप करके आप उसके ही रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। फॉर्म इतना सस्ता भी नहीं है, 650 750 सस्ता नहीं होता है। ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो बोर्ड को फायदा होगा, ठीक है। तो मैं भाई अगर जिसको करना है कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन कम से कम फॉर्म भरिए। ऐसे करने से क्या होता है कि उसका रेवेन्यू बढ़ता है, मिलता कुछ नहीं है, कोई इसमें पारदर्शिता नहीं है। क्लास 9th में 13 से 15 साल के बीच आपका उम्र होना चाहिए। 31/3/2010 जो दिया हुआ है यहाँ पर से 31/3/2012, ठीक है, यहीं दिया हुआ है। अब देखो यहां पर एक चीज और दे दिया है, समझो बात को। अगर 2010 से ज्यादा और 2012 से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है जो डेट दिया हुआ है तो आप लोग क्लास 9th पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। यहां पर दिया है कि चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 विल ऑल्सो बी कंसाइडर्ड। अगर मान लो कि ये 31 मार्च हो रहा है, ये 31 मार्च हो रहा है, अगर कोई बच्चा 1 अप्रैल को जन्म लिया है, ठीक है, 1 अप्रैल को जन्म लिया है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। कंसाइडर्ड दिया हुआ है, अगर नोट दिया होता है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑल्सो भी कंसाइडर्ड ये भर सकता है। 1 अप्रैल वाले भर सकते हैं, 2 अप्रैल वाले नहीं भरेंगे, 1 अप्रैल वाले। उसी प्रकार से क्लास 11th के लिए 2007, ठीक है, क्या दिया हुआ है भाई, डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर 2007 से पहले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका 18 तक लेता है, तो 2007 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2006 का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ना कि 31/12/2006 है तो वो नहीं लगा, इसमें नहीं दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी का हम लोग समझेंगे सीट के बारे में, आराम से समझिएगा सीट कितने कितने हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक CHGS एक CHBS, एक बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग, है ना। तो यहां पर जो है CHBS में क्लास 9th में 100 सीट हैं। CHBS का मतलब है बॉयज, ठीक है, और ये 9th क्लास है। बॉयज के लिए 100 सीट हैं 9 में, ठीक है। और 11th में मैथ स्ट्रीम के लिए 38 + 50 दिया है, आगे पीछे हो सकता है। बायोलॉजी के लिए 25, आर्ट्स के लिए 12 और कॉमर्स के लिए 12। इस बार जो है क्लास 10th में सीट की संख्या कम बची हुई है। अब यहां पर CHGS में देखेंगे कि लड़कियों को क्लास 9th के लिए 30 सीट हैं, जो कि पिछली बार 6 सीट था। पिछली बार कितना सीट था, 6 सीट था, और इस बार आप लोगों का 30 सीट है। मैंने बताया था कि ये आगे पीछे होते रहता है, तो पिछली बार जो था 6 सीट और इस बार जो है आप लोगों का कितना है, 30 सीट है। अच्छा मौका है, और इसके बारे में ही मैंने वीडियो बताया था। ये तो भाई UPSC से भी टॉप कर दिया तुमने। 6 सीट है, तो कैसे कैसे क्या होगा, इसमें रिजर्वेशन का भी प्रक्रिया है,
कैसे कैसे सीटों का बंटवारा होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दो, यहां पर नोट फॉर क्लास 11th के लिए दिया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे कि जो ये 38 प्लस 50 दिया है ना, ये 50 किसके लिए दिया हुआ है। तो 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर मैथ ग्रुप ओनली एक्सटर्नल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट बीएचयू एम्प्लॉइज कैटेगरी थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। अगर ये जो 50 सीट है ये बाहर के बच्चों के लिए दिया गया है जो कि बीएचयू के स्टाफ या एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, उनके बच्चों के लिए, बाहर के बच्चों के लिए, फॉर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल ओनली। अब यहां पर देखेंगे प्रोविजन जो है 5 सीट का, बेसिस ऑफ आफ्टरमेंट कट ऑफ लिस्ट अंडर द कैटेगरी मैथ ग्रुप 20, बायोलॉजी 10 सीट्स आर। ये जो है आप लोगों का पेड सीट है, पेड सीट के बारे में हम आगे बताएंगे। यहां पर जो है पेड सीट में क्या होता है, कैसे होता है, उसकी फीस की भी चर्चा करेंगे। यहां पर जो है एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस क्लास 9th के लिए दिया हुआ है, मतलब कि आपको सभी चैप्टर्स क्लास 8th के पढ़ के जाने हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे। 11th में जो आप लोगों का क्लास 10th का एमसीक्यू ही आएगा, क्लास 10th का स्टैंडर्ड का आएगा। अगर मैथ ग्रुप में है तो मैथ की संख्या ज़्यादा रहेगी, बायोलॉजी ग्रुप में है तो बायोलॉजी की संख्या ज़्यादा रहेगी, आर्ट्स ग्रुप में है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों के आर्ट्स के क्वेश्चन जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सभी ज़्यादा रहेंगे। मैथ के क्वेश्चन कम रहते हैं, मतलब कि जिस स्ट्रीम का लेंगे उसका क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर। कॉमर्स ग्रुप के लिए हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कॉमर्स में ज़्यादा रहेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन जो होता है आप लोगों को तो मैंने बताया ही था कि रिजर्वेशन किस प्रकार से इसमें दिया जाता है। तो 15% सीट फॉर एससी, 7.5% एसटी और 27% जो है इसमें ओबीसी का है। अब ये सब रिजर्वेशन कैसे लेंगे, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा, ठीक है। जो ओबीसी में होंगे वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अभी बनवा लेंगे, अच्छा रहेगा। इसकी वैलिडिटी जो रहती है ना स्टेट के अनुसार, किसी स्टेट में 3 साल, किसी स्टेट में 5 साल रहती है। बिहार में 5 साल रहता है, उत्तर प्रदेश में 3 साल रहता है, तो इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होने वाली है 3 साल तक। तो इसको आप लोग अभी भी ऑनलाइन करा सकते हैं। बाकी जो SC ST कैटेगरी से हैं वो भी अपना ऑनलाइन करा सकते हैं। बाकी सीट यहाँ पर समझ में आ गया। सिलेबस आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि वही सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, जो आप लोग क्लास 10th में, क्लास 8th में पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप स्ट्रीम का, अपने स्ट्रीम के अनुसार फॉर्म भरेंगे तो उस स्ट्रीम से क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। बात समझ में आ गई। अगर आपने मैथ स्ट्रीम से भरा है तो मैथ का क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर बायो से भरा है तो आपको बायोलॉजी एंड साइंस का ज़्यादा देखने को मिलेगा। आर्ट्स का भरा है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन सही रहेगा। मैं एक पेपर लेकर के दिखा दूंगा आप लोगों को पिछले बार का। और रिजर्वेशन इस प्रकार से होता है, तो इसका फ़ायदा लेने के लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।